हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। देर हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे गियर ट्रेन के बारे में। गियर ट्रेन में हमने क्या क्या देखा था, हमने क्लासिफिकेशन उसका किया, इसके बाद हमने उसमें डिस्कस किया सिंपल गियर ट्रेन, फिर हमने बात किया कंपाउंड गियर ट्रेन, फिर रिवर्टेड गियर ट्रेन, इसके बाद हमने बात किया था एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो इन सारे टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक्चुअली तो है गियर का ही टॉपिक, उसमें हमने आपको क्लासिफिकेशन में इसको बता रखा था, बट यहाँ पे आज उसके थोड़ा सा हम उसके बारे में और स्टडी करेंगे, हेलिकल गियर के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक नई उमंग और नए जोश के साथ, निकलते हैं नए शहर पे और देखते हैं नया टॉपिक अपना हेलिकल गियर। डियर, इस गियर में क्या है कि आपको एक फिगर पहले बनाता हूं, इसके बाद फिर डिस्कशन स्टार्ट होगा। देखो, जो फिगर बनाऊंगा वो ओनली आपका होगा टॉप व्यू। क्या होगा डियर? टॉप व्यू। तो मैं इसका एक टॉप व्यू बनाता हूं, इसके बाद मैं बात करूंगा। टॉप व्यू बना लेता हूं, इसके बाद किसका टॉप व्यू बनाना है डियर? गियर का। हमें इस गियर का टॉप व्यू बनाना है। ये है गियर, गियर का टॉप व्यू है। कैसा गियर डियर? हेलिकल गियर। देखो, हेलिकल गियर और स्पाइरल गियर दोनों की बात होगी साथ में, और स्पाइरल गियर, स्पाइरल गियर, हेलिकल गियर और स्पाइरल गियर, इन दोनों गियर की बात होगी एक साथ। दोनों में वही टर्मिनोलॉजी यूज होगी, सब कुछ वही सेम ही है, चाहे हेलिकल की बात हो चाहे स्पाइरल, सब कुछ डिस्कशन सेम ही होता है डियर। इसको बोलते भी हैं वाकई में। तो इसके जो टीथ होंगे वह कैसे होंगे? हेलिक्स एंगल लेंगे कुछ। हेलिकल मींस टिल्ट है, एक्सिस अगर इसकी यहां पे है, इफ इसकी एक्सिस यहां पे है, तो यहां पे कुछ चीजें आपको देखनी है। फर्स्ट तो ये कि इसमें एंगल कुछ होंगे। देखो, फर्स्ट एंगल यहां पे एक होगा साई एंगल। इसके पहले आप जितने भी गियर पढ़े हो, गियर चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि फाई एंगल हुआ करता था। ये कैसा एंगल था? ये प्रेशर एंगल था, प्रेशर एंगल। ओके डियर, कैसा एंगल था? प्रेशर एंगल। यहां पे जो ये साई एंगल आया, ये एंगल है आपका, ये दिस एंगल। अगर आपको यहां से मैं दिखाऊं, आपको बना के, एक्चुअली मैं यहीं पे दिखाता हूं। ओके, ये वाला एंगल, दिस एंगल, ये कौन सा एंगल है? इस जो टिल्ट हुआ जो हेलिक्स है और एक्सिस के बीच का एंगल, जो एलिक्स जिसका हेलिक्स है और एक्सिस के बीच का एंगल, वो क्या होता है हमारा? वो क्या है? वही है हमारा, ये हमारा हेलिक्स एंगल है। दिस इज हेलिक्स और स्पाइरल एंगल, कुछ भी बोल सकते हो, हेलिक्स और स्पाइरल एंगल। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंगल होता है हेलिकल गियर स्पाइरल गियर दोनों में, कहीं पे भी बात हो जाए। अभी इसके बाद बात करूंगा पिच की, बट उसके पहले टोटल यहाँ पे 4 एंगल आपको देखने को मिल सकते हैं। ये आपका फर्स्ट हेलिक्स स्पाइरल, और सेकंड आपका कौन सा है? वो है प्रेशर एंगल। ओके डियर, प्रेशर एंगल। और कौन सा एंगल आपको देखने को मिल सकता है? आपको एक एंगल मिलेगा देखने को, थीटा। ये गियर का एंगल नहीं है, ये जो दो शाफ्ट होंगे ना उनके बीच का एंगल है। एंगल बिटवीन शाफ्ट, एंगल बिटवीन शाफ्ट, एंगल बिटवीन शाफ्ट, जो शाफ्ट हो गए उनके बीच की एंगल होती है थीटा। और कभी कभी आपको फ्रिक्शन एंगल की भी जरूरत पड़ती है क्वेश्चन में, तो म्यू रहेगा। सॉरी, म्यू आप मत लेना, म्यू लेते कोई बात नहीं, फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है ये, दिस इज फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। ओके डियर, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट आपको पता ही है। अगर इसको एंगल की फॉर्म में चेंज करोगे, एंगल की फॉर्म में, तो आ ही जाएगा ना। तो पता है कैसे होता है। अगर यहां पे कुछ भी हो एंगल कोई और, सपोज दैट ये तो हमने साई यूज कर लिया, फाई थीटा, यहां पे हम यूज कर लें जीटा, यूज कर लेते हैं, जीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू हो जाएगा। वेरी गुड। तो वहां से ये सारी चीजें निकल सकती हैं। तो आपको मेन इस एंगल को ध्यान में रखना है, इसको इसका यूज बहुत कम है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इन एक एक बात को देखेंगे। इसके बाद आइए हम डिस्कस करते हैं पिच की। किसके डियर? पिच। पिच तो इसके पहले आपने बहुत बार सुना होगा, पिच। पहले बात करेंगे सर्कुलर पिच की, इसको आप पढ़ रखें, सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच आप पढ़ रखें, कितना? स्मॉल पी। हम यहां पे बात करेंगे नॉर्मल पिच की, नॉर्मल पिच। ओके डियर, नॉर्मल पिच, PN। अगर मैं बात करूं कि क्या होता है सर्कुलर पिच, तो आप बता लोगे क्या सर्कुलर पिच क्या होता है? देखो, जो सर्कुलर पिच है वो क्या है? दिस
इज, आप ऐसे देखो, एग्जैक्ट देखो, अदरवाइज प्रॉब्लम में फंसोगे। दिस, यहां से लेके यहां तक, दिस इज सर्कुलर पिच। मीन्स कहने का ये मतलब है कि एक्सिस के अलोंग में, एक्सिस के अलोंग में देखो, ये पूरा गियर है, ये हमारा गियर कैसे फॉर्म में होगा, इस सर्कुलर, पूरा सर्कमफ्रेंस सर्कुलर है, उस पर ये टीथ है। मैंने टॉप भी आपको दिखाया है। अगर कोई सर्किल है, उसमें कुछ थिकनेस होगी, उसकी थिकनेस होगी ना, तो थिकनेस जो है उसका मैंने टॉप व्यू लिया डियर। क्या लिया? टॉप व्यू। तो उस टॉप व्यू पे ये जो तिरछी तिरछी लाइनें खींची, वो है इसके टीथ, और टीथ जो है टिल्ट है। क्या है? टिल्ट है, तिरछा है। क्या है? इंक्लाइंड है, एक्सिस पे इंक्लाइंड है। तो ये उसी के अलोंग जो ये सर्कुलर पिच होता है, ये क्या डिस्टेंस है? क्या डियर? डिस्टेंस बिटवीन करेस्पॉन्डिंग पॉइंट। लिखते हैं साथ में तब और अच्छा लगेगा आपको। डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन करेस्पॉन्डिंग पॉइंट, करेस्पॉन्डिंग पॉइंट, करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन एडजेसेंट, एडजेसेंट, एडजेसेंट टीथ, एडजेसेंट टीथ। जो एडजेसेंट टीथ होंगे मींस दिस, उसके बगल में जो होगा, जस्ट उसके बगल में, यहां तक मत ले लेना, या फिर मतलब कि एक है उसके जस्ट बगल में जो टीथ होगी, उन दोनों टीथ में कोई दो पॉइंट ले लो, एक इस पर एक उस पर। जैसे टीथ पे कुछ थिकनेस भी तो होगी ना। अगर सपोज कर लो आप, ये एक टीथ है, सेकेंड टीथ ये है, सपोज कर लो, ऐसा होता नहीं, टीथ इन्वॉल्व होता है प्रोफाइल। अगर हम पॉइंट लेते हैं यहां पे, तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पे होगा उस टीथ में, उसी जगह पे सेम होगा नेक्स्ट पॉइंट। अगर हम यहां पे लेंगे तो पॉइंट यहां पे होगा, यहां पे। अगर यहां पे लिया तो यहां पे होगा। जिस पॉइंट पे लेंगे सेम वही करेस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा डियर। तो ये बात आपको समझ में आ गई क्या? ये बात आपको समझ में आ गई? वेरी गुड। कहने का मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन करेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन एडजेसेंट टीथ। कहां पे डियर? एडजेसेंट टीथ, अलोंग, along क्या होगा डियर? along, along direction of axis, along direction of axis, direction of axis, direction of axis के along होगा डियर। ये बात आपको समझ में आई क्या? वेरी गुड। तो ये था हमारा सर्कुलर पिच। और अगर बात करें नॉर्मल पिच की, तो वो क्या होती? दिस, जो ये हमारा हेलिक्स है, हेलिकल टीथ है, उसके नॉर्मल, उसका नॉर्मल जो होगा वो हमारा होगा सर्कुलर पिच। क्या होगा डियर? सर्कुलर पिच। ये हमारा पीएन है, दिस इज, ये क्या है हमारा? पीएन। ये जो होगा वो पी होगा, सर्कुलर पिच होगा। बट ये जो नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, मींस जो टीथ होगा, टीथ के नॉर्मल डायरेक्शन की डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस बिटवीन टीथ इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल की डायरेक्शन में जब होगा, नॉर्मल डायरेक्शन में लेना है, एक्सिस की डायरेक्शन नहीं लेना है, अलोंग डायरेक्शन ऑफ एक्सिस नहीं होगा इस बार, क्योंकि हम नॉर्मल पिच ले रहे हैं। दिस इज नॉर्मल पिच, यहां पे लिखा ही है, कोई बात नहीं। तो सर्कुलर पिच की भी बात हो गई और नॉर्मल पिच की भी बात हो गई। आपने एंगल देख लिया। आइए हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करने चल रहे हैं कि अगर नॉर्मल पिच पीएन है तो कितना होगा? वो जो होता है पी कॉस साई, कितना होगा हमारा? पी कॉस साई। पी क्या है? हमारा सर्कुलर पिच है, और कॉस साई एंगल दिया ही है। तो बात आपको समझ में आई क्या? चलिए अच्छी बात, अगर समझ में आ गया तो ये हमारा होगा। देखो जितने फॉर्मूले लिखाने चल रहा हूं, उन फॉर्मूले को आप नोट करते रहना। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। इस टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा, इसमें जितने पॉइंट्स आपको लिखाऊंगा वो सीधे सीधे एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। एनालिसिस बीच में अगर करूंगा थोड़ा सा, उसको जरूरत नहीं है। जहां रेक्टेंगल बनाया मैं, वो पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसको ही आप नोट करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वही पूछता है। आपको चाहे वो कैसे मेमोराइज कर लो, माइंड में आपको रखना ही रखना। आप एग्जाम के टाइम में उसको पूरा डिराइव नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। आपको एक तरीके से रट्टा मारना है उस चीज को। एग्जाम में कई चीजें होती है कि माइंड में रखना है, रट के रखना है, क्योंकि आप इस फार्मूले को हर बार एग्जाम में से दिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आ गया, नॉर्मल पिच 4 ऑप्शन दिए हैं, पी कॉस साई, कहीं पी साइन साई,
कहीं पे pn cos psi कुछ भी दे देगा तो आपको बताना होगा क्या होगा। तो जो आपको अगर पता है डायरेक्ट आप कर दिए, अदरवाइज तो प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो चलिए pn इक्वल टू p cos phi हो गया। अगर नॉर्मल पिच इतना है, अब हम बात करते हैं मॉड्यूल की। किसके डियर? मॉड्यूल की। मॉड्यूल तो आप लोग जानते ही होंगे ना, इसके पहले ही पढ़ लियो। तो यहाँ पे जो मॉड्यूल होगा वो कौन सा मॉड्यूल हम लेंगे? नॉर्मल मॉड्यूल। तो पहले हम बात करते हैं नॉर्मल मॉड्यूल की। कितना होगा? mn। कितना होगा डियर? mn। यहां से निकाल सकते हो क्या? अच्छा आप ये बताओ सर्कुलर पिच कितना होगा? कितना होगा? पाई डी बाई टी होगा। वेरी गुड, पाई डी बाई टी होगा। और यहाँ पे ये भी कितना होगा? पाई डी बाई टी। तो इसी तरीके से कितना हो जाएगा वो पूरा चेंज करके मॉड्यूल mn, ये m हो जाएगा और ये cos psi, उधर इधर का पार्ट पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुछ बातें आपको समझ में आई क्या? तो mn इक्वल टू m cos psi। तो ये हमारा सर्कुलर नॉर्मल पिच हो गया और ये हमारा नॉर्मल मॉड्यूल। दिस इज नॉर्मल मॉड्यूल। नॉर्मल मॉड्यूल ये हमारा आ गया डियर नॉर्मल मॉड्यूल। 2 पॉइंट्स तो निकल आए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें फॉर्मेटिंग गियर, फॉर्मेटिंग गियर, फॉर्मेटिंग गियर, फॉर्मेटिंग गियर्स, ओके डियर, 2 मैटिंग गियर है क्योंकि यहां पे ये 1 लिया है ना, ये ड्राइवर है। 2 गियर होंगे इस पूरे जो भी असेंबली होगी, 2 गियर होंगे तभी तो पावर का ट्रांसमिशन होगा। फर्स्ट वाला जो होगा वो ड्राइवर होगा, सेकंड वाला क्या होगा? ड्राइव इन। इस पॉइंट को आप नोट किए रहना, आगे जरूरत पड़ेगी। 1 2 में लेके चलूंगा ना, तो अब 1 2 यहीं पे लेता हूं। फॉर्मेटिंग गियर्स, तो अगर फर्स्ट वाला जो है नॉर्मल मॉड्यूल की बात होगी, किसकी डियर? नॉर्मल मॉड्यूल। तो दोनों की जो नॉर्मल, अभी तक हम क्या इक्वल किया करते थे? मॉड्यूल इक्वल किया करते थे। पता था ना आपको कि मैटिंग अगर गियर होगा तो मॉड्यूल इक्वल होगा। बट इस केस में हेलिकल और स्पाइरल गियर के केस में मॉड्यूल इक्वल नहीं होता, नॉर्मल मॉड्यूल इक्वल होता है। तो हम कर देंगे mn1 इक्वल टू mn2। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? वेरी गुड। इतना इतना इक्वल हो जाएगा। अब यहां से इसको आप पुट अप कर दो, तो m1 cos psi, ओके, और यहां से m2 कर दोगे क्या? यहां से cos psi। ये पॉइंट्स आपका हो जाएगा क्या? इसमें 1 2 psi1 और psi2 लगा देना। ये बातें आपको समझ में आई क्या? आई है कि नहीं आई है? अगर ये आ गया तो हम आगे चलते हैं। m1 cos psi1 और m2 cos psi2, इस पॉइंट को लगा ही देना तो ये इक्वल होगा। ये बात भी आपको समझ में आई है? आ गई है ना? वेरी गुड। आइए हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपको थीटा के बारे में बताया, एंगल बिटवीन शाफ्ट। जो शाफ्ट होंगी मींस ये एक्सिस है ना गियर की, मींस ये शाफ्ट ही तो यहीं पे लगी होगी। तो ये एक गियर है, अगर सेकंड जो इससे कांटेक्ट में होगा, क्योंकि आपको पता है अगर ये कौन सा लेफ्ट हैंडेड है राइट हैंडेड? ये तो लेफ्ट हैंडेड है क्योंकि एक्सिस के इधर जा रहा ना, इसकी जो ये है हेलिक्स, जो टीथ बने हैं इधर है, तो लेफ्ट हैंड की तरफ है, लेफ्ट हैंडेड हो गया। इससे जो कनेक्ट होगा वो कौन सा होगा? राइट हैंडेड होगा। तो एक लेफ्ट हैंडेड होगा और सेकंड राइट हैंडेड होगा। तो इसकी एक्सिस कहीं पे भी होगा तो उन दोनों की कुछ एंगल बनेंगे ना शाफ्ट के बीच में। शाफ्ट की जो एक्सिस होगी, गियर की एक्सिस शाफ्ट की एक्सिस होगी, अगर ऐसे कुछ जा रही है तो इसके बीच में कुछ एंगल बनेगा थीटा, प्रेशर एंगल, ये सॉरी एंगल बिटवीन शाफ्ट, एंगल बिटवीन शाफ्ट। अब हम पॉइंट कुछ लिखते हैं और बात करते हैं इफ जो हमारा गियर है, इफ सेम हैंड गियर्स आर इन कॉन्टैक्ट, पॉइंट नंबर 1 है ये। इफ सेम हैंड गियर और इन कॉन्टैक्ट, अगर सेम हैंडेड गियर कॉन्टैक्ट में हो तो क्या होगा? कहने का मतलब अगर लेफ्ट ही हो, राइट ही हो, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन ना हो, तो जो थीटा होगा मींस एंगल बिटवीन शाफ्ट, वो क्या होगा? psi1 प्लस psi2 होगा। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? psi1 प्लस psi2 होगा। क्या होगा डियर? psi1 प्लस psi2 होगा। और सेकेंड पॉइंट, इफ क्या हो, इस बार हमारा हैंड सेम हैंडेड ना हो, अपोजिट हैंड हो। क्या हो डियर? अपोजिट हैंड। इफ अपोजिट हैंड
गियर आर इन कांटेक्ट, आर इन कांटेक्ट, आर इन कांटेक्ट, तब क्या होगा, जो थीटा होगा वो होगा साई 1 माइनस साई 2। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये दोनों चीजें आप रखना। और अगर कभी क्वेश्चन हो और ना दिया हो कि क्या है, सेम हैंडेड है या फिर अपोजिट हैंडेड है, अगर ना दिया हो तो आपको करना क्या, ऑलवेज ये वाला टिकिंग करना है। आपको ऑलवेज ये केस ही लेना है, फर्स्ट केस सेम हैंडेड ही आपको लेना होगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और एनालिसिस करते हैं। हम इस पूरे गियर के असेंबली में एक बार सेंटर डिस्टेंस निकालेंगे, फिर वेलोसिटी रेशियो, इसके बाद हम बात करेंगे एफिशिएंसी की। 3 पॉइंट्स निकालने हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे जो वो हम बात करेंगे सेंट्रल डिस्टेंस की। सेंटर डिस्टेंस कहाँ की, बी बिटवीन गियर्स डिस्टेंस। ये सेंट्रल डिस्टेंस कहाँ से आ रहा है, कुछ समझ में आपको आ रहा है कि नहीं भाई। ये जो है, मैंने देखो ड्राइवर और ड्राइविंग की बात किया है ना, ये जो गियर है आपका ये वाला, एक साथ में और भी लगा होगा ना, तभी तो पावर का ट्रांसमिशन होगा। अगर ये फर्स्ट है, सेकंड वाला क्या होगा 2, ये ड्राइवर है तो दूसरा क्या होगा ड्राइव इन होगा। तो दोनों के जो बीच की सेंट्रल डिस्टेंस होगी, अगर इसका रेडियस r1 है, उसका रेडियस r2 है, बात को समझ में आई। तो सेंट्रल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r1 प्लस r2, r1 प्लस r2 हो जाएगी। कुछ समझ में आया क्या, चलिए। और रेडियस है, रेडियस इक्वल टू आपको बताया गया क्या होता है मॉडल के फॉर्म में, mt/2 ये होता है ना। तो वहीं से पुटअप करो और आपको आंसर मिलता जाएगा। mt/2 होता है, करते जाओगे तो आंसर आपको मिल ही जाएगा। यहां से लिखो m1t1/2 प्लस m2t2/2। अब यहां से कुछ चीजें हम पुटअप करेंगे, जितनी बार यूज पड़ेगा फार्मूले का यूज करते रहना। आपको बताया गया नॉर्मल मॉड्यूल कितना है, यहां पे दिखाया गया कितना है m cos psi, m1 लेना है, यहां पे mn1 अपॉन cos psi 1 निकल जाएगा क्या, mn1 अपॉन क्या हो जाएगा cos psi, देखो cos psi हो गया क्या, वेरी गुड, cos psi 1। ये चीजें यहां से हो जाएंगी और ये t1 तो है ही यहां पे, अपॉन 2 कर दो, प्लस यहां पे ऐसे सेम mn2 कर दिया, फिर क्या हो जाएगा mn2 है, फिर यहां पे cos psi 2, फिर यहां से t2/2, ये पॉइंट हो जाएगा। तो सेंट्रल डिस्टेंस से कुछ चीजें आपको समझ में आई। और क्या कर सकते हो, देखो और बताओ कि क्या चीजें और हो सकती हैं, कुछ और हो सकता है क्या। अगर कुछ और हो जाए तो मुझे तुरंत बताओ आप, कुछ अगर आपको पॉसिबिलिटी लगती है कहीं पे भी तो आप तुरंत बताओ, कुछ चीजें और हो सकती हैं। आप ये बताओ कि जो नॉर्मल मॉड्यूल होगा ये mn1 इक्वल टू mn2, ये तो इक्वल होगा ना, इक्वल होगा। तो हमने क्यों इसको 1 और 2 किया है, हम इसको डायरेक्ट एक ही करके नहीं लिख सकते क्या भाई। दोनों केसेस में mn1 जो है mn2 इसको हम एक ही करके लिखे, हम अलग अलग करके क्या जरूरत है, क्योंकि mn1 इक्वल टू mn2 तो है ही ना, वो तो है ही, तो हमने क्यों अलग लिखा है, हमने इसके पहले दिखाया भी है यहाँ पे ये चीज। तो इसको आप इक्वल रख दो, इक्वल रखोगे तो कुछ चीजें आपके लिए और आसान हो जाएंगी। यहां से हम करते हैं, इसको अलग ही लिख लो, यहीं पे कर लो, कोई जरूरत नहीं है। ये इसको कट कर दो और इसको कट कर दो, फिर से लिख दो, इसको फिर से लिखो, यहां पे आप करो m n, इतना ही लिखो, 1 2 लिखो जरूरत नहीं क्योंकि वो इक्वल है ना। तो फिर यहां से m n, ये बातें आपको समझ में आई क्या, वेरी गुड। तो अब यहां से कुछ कॉमन लेने, थोड़ा और इजी हो जाएगा और सिंपल हो जाएगा। फिर यहां से करो t1 अपॉन cos psi 1 प्लस t2 अपॉन cos psi 2। ये बात आपको समझ में आई, ये क्या निकल के आ गया, सेंट्रल डिस्टेंस। ये चीजें आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो, वेरी गुड। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं, हमें निकालना है वेलोसिटी रेशियो। ये क्या निकालना है, वेलोसिटी रेशियो। आपको पता ही होगा वेलोसिटी रेशियो होता कितना है, पता है क्या, वी आर इक्वल टू क्या होता है, ω2/ω1। ये तो पता ही होगा ना कि क्या होता है, ω2/ω1 होता है, वेरी गुड। ये बात आपको पता है तो आसान हो गया, फिर तो आपके लिए आसान हो गया। बट उसके पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा
तब मैं आगे बढ़ूंगा। आप अगर ये बताओ कि जब मैं लॉ ऑफ गियरिंग पढ़ा रहा था, लॉ ऑफ गियरिंग भी यार लिख ही लो, इसके बाद तब डिस्कशन आगे बढ़ाएं। ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 कितना डियर, ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1। जब मैं लॉ ऑफ गियरिंग पढ़ाया था गियर चैप्टर में, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो वेलोसिटी होगी फर्स्ट वाले गियर और दो सेकंड गियर, 2 गियर है ना, दोनों की वेलोसिटी होगी। एक की वेलोसिटी v है, सेकंड की वेलोसिटी v1 है फर्स्ट की, और सेकंड की क्या है, v2 है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड दोनों आएगी वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी आएगी। बट यहाँ पे क्या है कि स्पाइरल गियर या फिर हेलिकल, दोनों की बात हो सकती है, कहीं पे भी हो सकता है। तो जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी होगी, v1 cos psi 1 इक्वल टू भी मत करो आप, नहीं तो कंफ्यूज जाओगे ना आप। सेकंड वाली क्या होगी, v2 cos psi 2, ये होगा क्या, इतना ही होगा ना। बट जब पावर का ट्रांसमिशन होगा और मैटिंग गियर है, मींस दोनों गियर कांटेक्ट में हैं, दोनों गियर कांटेक्ट में हैं, तो उस टाइम अगर फर्स्ट वाले गियर की वेलोसिटी v1 cos psi 1 आ रही है और सेकंड वाले की वेलोसिटी v2 cos psi 2 आ रही है, जब कांटेक्ट में आएंगे तो दोनों एक ही पॉइंट पे हो जाएंगे, और एक पॉइंट पे होंगे तो वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। मींस एक पॉइंट की वेलोसिटी एक ही होगी तभी पावर का ट्रांसमिशन प्रॉपर्ली होगा, अदरवाइज दोनों एक साथ मूव नहीं करेंगे, उनमें वेलोसिटी का फर्क आ जाएगा। मींस दोनों वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई, वेरी गुड। यहां से कुछ चीजें हम कर सकते हैं, हम v2 बाई v1 लिख सकते हैं, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। cos psi 1 अपॉन cos psi 2, ये चीजें यहां से हो जाएंगी, इसको आप रेक्टेंगल में क्लोज कर दो। अब बात करेंगे हम वेलोसिटी रेशियो के लिए, किसकी, वेलोसिटी रेशियो। आपको पता होगा वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 है ना, है ना, ओके। तो यहां से क्या लिख सकते हो आपको पता है कि ओमेगा जो है ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, क्या है, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। मींस आपको पता होगा v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू v बाई आर होगा। तो v2 बाई r2 अपॉन p1 बाई r1 होगा कि नहीं होगा, होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से इसको ऊपर नीचे कर लो, ये तो आपको पता ही है, इधर v2 बाई v1 लिख ही दो, v2 बाई v1 कर दो, और ये क्या हो जाएगा, r1 अपॉन r2, r1 अपॉन r2, भाई ये जस्ट ऊपर जाएगा तो r1 ऊपर r2 नीचे, और ये v1 तो रहेगा ही ऐसे। ये बातें आपको समझ में आ गई हैं क्या, ये बातें आपको अगर समझ में आ गई हैं तो हम चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं आगे, इसके बाद डिस्कस करते हैं। ये बताओ आप, r1 अपॉन r2, यहां से ये वाला फार्मूला लगा दो तो आपको इजी हो जाएगा, यहां से ये चीजें करने में आपको इजी हो जाएंगी। m1 t1 बाई 2 हो जाएगा, वेरी गुड, अपॉन m2 t2 अपॉन 2, ये हो जाएगा। फिर v2 बाई v1 यहां से पुटअप कर दो, v2 बाई v1 यहां से पुटअप करो, क्या आ जाएगा, cos psi 1 अपॉन cos psi 2, cos psi 1 अपॉन cos psi 2 हो जाएगा। चलिए डियर, आपको एक बात और पता होगी, m1 को mn के टर्म में लिखो, नॉर्मल मॉड्यूल के टर्म में लिख लो, ये दोनों है। अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल तो हो ही जाएगा ना, ये तो पता ही है, 2 से 2 कैंसिल, वेरी गुड। आइए लिखते हैं आगे, इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं हम, कितना आ जाएगा, m1 t1 अपॉन t2 m2 t2, इतना हो जाएगा। इधर वाला पार्ट cos psi 1 अपॉन cos psi 2, ये बातें आपको समझ में आ रही है क्या, चलिए अच्छी बातें आ रही हैं। तो m1 है और m2, m1 यहां से देकर निकाल लो ना, क्या होगा, mn अपॉन, ये इधर से बोल रहा हूं, अभी जस्ट किया मैंने, mn अपॉन cos psi लिखते हैं, mn अपॉन cos psi, mn अपॉन cos psi, cos psi 1 कर दो, हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है। और साथ ही आप t1 t2 t1 ऐसे रहने दो, और इसके बाद आप लिखो नीचे, यहां पे इधर क्या हो जाएगा, mn अपॉन cos psi 2, ओके डियर, ये हो जाएगा t2। फिर ये वाला पार्ट cos
साई वन अपॉन कॉस साई टू, ये पार्ट हो जाएगा इक्वल की इधर लिखो। तो कुछ चीजें देखो आपकी कैंसिल आउट होंगी, कॉस कॉस है ना, ये कैंसिल आउट होने वाला है। बहुत ही इजी तरीके से आप देखते जाओ। mn से mn कैंसिल होने वाला है। क्या क्या कैंसिल होने वाला है? mn से mn कैंसिल होने वाला है। इसके बाद क्या बचेगा लास्ट में, उसको देखना है हमें। तो हम अब देखते हैं, इधर लिखते हैं mn अपॉन t1। ओके डियर, mn अपॉन t1, ये इधर से देखो, mn अपॉन t1 अपॉन ये हमारा है कॉस साई, कॉस साई हम यहां लिखते हैं कॉस साई वन अपॉन ये जस्ट चला जाएगा ऊपर, तो यहां पे आएगा कॉस साई टू। ओके डियर, वेरी गुड, कॉस साई टू। और यहां पे बचेगा mn और t2, ये t2 हो जाएगा। फिर ये वाला पार्ट इसको लिख लो, ये तो कैंसिल आउट अब हो ही जाएगा, कॉस साई वन अपॉन कॉस साई टू। फिर से एक बार देख लो अगर समझ में ना आया तो, ये mn t1 अपॉन कॉस साई वन था, वेरी गुड, ये था ना। तो ये पार्ट नीचे वाला पार्ट गया ऊपर, ये तो बचपन की चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो ये गया जस्ट इधर, कॉस साई टू रहा, ये जस्ट ऊपर चला जाएगा, नॉमिनेटर में चला जाएगा, नॉमिनेटर में चला गया कॉस साई टू अपॉन ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा कॉस साई वन, एंड दिस पार्ट इसके नीचे आ गया। तो आप कैंसिल आउट कर दो, दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, कैंसिल हो गया, दिस कैंसिल, बचा t1 अपॉन t2। क्या बचा डियर? t1 अपॉन t2। अब ऊपर लिख लो कि वेलोसिटी रेशियो कितनी आ गई हमारी, pr इक्वल टू ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1, ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1। ये पॉइंट हो गया क्या? ओके डियर, वेरी गुड, ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 हो गया, तो अच्छी बात है। यहां से कितना आ जाएगा, t1 अपॉन t2, ये चीजें हो गई डियर, वेरी गुड। तो वेलोसिटी रेशियो भी फाइंड आउट आपका हो गया। आइए जल्दी से हम इसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट, जल्दी से हम एफिशिएंसी निकालेंगे। इसके बाद इस क्लास को आज यहीं पे फिनिश करेंगे। एफिशिएंसी कितनी आएगी, आपको पता होगा किसी भी चीज की एफिशिएंसी कितनी होती है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ओके, तो आउटपुट क्या है हमारा, 2 वाला जो गियर है वो आउटपुट है, इनपुट क्या है फर्स्ट वाला गियर। तो यहां से P को आप लिख सकते हो फोर्स इनटू वेलोसिटी के फॉर्म में, ये तो पता ही होगा, बचपन में पढ़ाया था तुम्हें, मींस गियर चैप्टर में पढ़ाया था भाई। F2 V2 अपॉन, देखो F2 मींस यहां पे कौन सी टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल फोर्स होगा, टेंजेंशियल फोर्स, तो Ft2 लिखो, Ft2 और V2 अपॉन Ft1 V1। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें और हम लिखते हैं। इसके बाद हमें क्या लिखना है डियर, हमें इसको स्पाइरल वेलोसिटी के फॉर्म में लिखना है, स्पाइरल एंगल के फॉर्म में लिखना है। इसके बाद हम कुछ चीजें और लेके चलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो V2 बाई V1 तो आपको फाइंड आउट हुआ है, वहां से पुटअप कर देंगे, बट ये फोर्स है, क्या है डियर, फोर्स है। आपको बताया गया टेंजेंशियल जो वेलोसिटी, टेंजेंशियल जो फोर्स है क्या है, टेंजेंशियल फोर्स है। थोड़ा आसान समझो, इजी समझो, तब आपको समझ में आ जाएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। गियर चैप्टर में जब आपको लॉ ऑफ गियरिंग पढ़ाया था, तो वहां पे लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग फोर्स लगा था, F था ना। तो जब, और प्रेशर एंगल कितना था, 5 था, वहां पे कितना था, 5 था, वेरी गुड। तो जब मैं इसकी टेंजेंशियल फोर्स निकाला तो कितना था, F cos 5। यहाँ पे वही cos का टर्म ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको टेंजेंशियल क्या लेना है, फोर्स। तो ये Ft2 है, ये हमारा Ft2 है, बट यहाँ पे एंगल का थोड़ा सा है लोचा, उसको देखना है कि यहाँ पे 2 एंगल होंगे, एक आपका स्पाइरल एंगल साई वाला और दूसरा प्रेशर एंगल, 2 चीजें होंगी, इन दोनों को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो फोर्स है वो F है, F से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी F नीचे भी F कैंसिल हो जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कॉस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, स्पाइरल एंगल लिखना, और क्या लिखना है, स्पाइरल एंगल लिखना है, और क्या लिखना है हमें, साथ में प्रेशर एंगल लिखना है, स्पाइरल एंगल लिखना है और हमें प्रेशर एंगल लिखना है। तो यहां पे हम लिखते हैं पहले स्पाइरल साई 2, क्योंकि 2 वाला है ना, प्लस प्रेशर एंगल अपॉन नीचे वाला कॉस, यहां पे स्पाइरल एंगल माइनस हो जाएगा स्पाइरल, ये ड्राइवन के लिए है, ओके, क्योंकि नीचे है तो एंगल का थोड़ा सा माइनस करना होगा हमें, ये 5 हो गया। ये बात आपको समझ में, V2 बाई V1 देखो निकाला है मैंने कहीं पे, V2 बाई V1 कितना है, cos साई 1 अपॉन cos साई 2, यहां से लिख लो,
कॉस साई वन अपॉन कॉस साई टू, कॉस साई वन अपॉन साई टू। फिर से देख लो, कॉस साई वन अपॉन कॉस साई टू, तो ये चीजें यहां से हो गई क्या, कॉस साई वन अपॉन कॉस साई टू, ये चीजें हो जा रही है डियर। चलिए अब ये क्या है, हमारी इफिशियंसी है डियर, दिस इज इफिशियंसी। क्या है, इफिशियंसी। चलिए इसको थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं। देखो अगर इफिशियंसी का फॉर्मूला आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो, इसको डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो अभी, बट हमें एक मैक्सिमम केस भी निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है डियर, यहाँ पे हमें एक मैक्सिमम केस भी लेके चलना है, इसके बाद आपको और आसान हो जाएगा। इसको आप रेक्टेंगल में क्लोज कर लो, आपको ये भी यूज करना पड़ जाता कभी कभी। फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, तो हम बात करेंगे अब मैक्सिमम इफिशियंसी की, तो लेते हैं एन कितना लेंगे डियर, एन नहीं होता है, ईटा बोलते हैं। ओके, मैक्सिमम। इसको करने के लिए बट इसको लिखेंगे बाद में, ठीक है ना, क्योंकि हम पहले सॉल्व करेंगे तो करेंगे इसके बाद। इस केस में क्या करो, आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो यहां और यहां। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री है, 2 cos a, इसको ये मान लो, इंटू cos b, क्या होता है cos a प्लस b इंटू cos प्लस, लिखता हूं cos a प्लस b कितना हो जाएगा, cos a प्लस b कितना आएगा, प्लस cos a माइनस b, पाई 2 प्लस cos a माइनस b। ओके, देखते जाना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। सेम यही फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, cos a प्लस b, a प्लस b, cos a प्लस b, ओके, प्लस cos a माइनस b, cos a माइनस b। तो यहां पे केवल क्या आ जाएगा, cos a माइनस b। कुछ चीजें मिस तो नहीं हो गई हैं, देखो मिस कुछ हो गई है तो बता दो हमें। आई थिंक कुछ मिस हुआ है मिस। यहाँ पे 2 है, ये 1 है, तो फिर ये 2 है और वो 1 है, तो क्या आ जाएगा, अगर वो 2 है और वो 1 है तो क्या आएगा, आप तुरंत मुझे देख के बताओ, वहां पे 1 आएगा कि नहीं आएगा। आपने क्यों नहीं बताया, 1 तो आएगा ही आएगा ना, तो 1 लिख दो वहां पे, धीरे से चलो 1 लिखो इसको। दिस इज 1 है, दिस इज 1, ये 1 है, दिस इज 1, ये आप कर दो इसको 1, क्योंकि भाई ये क्या था, FT1 था ना, फर्स्ट वाले के लिए था ना, तो यहाँ पे आएगा ये। फिर इसके तरीके से हम यहाँ पे कर लेंगे, ये हमारा क्या था, ये 1 हो जाएगा, दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 1, ओके। ये साई 1 माइनस 5 प्लस साई 2, ओके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इस तरीके से, ये a प्लस बी था भाई, 2 cos a cos b है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b हो गया, a प्लस b हो गया, प्लस cos a माइनस b, साई 1 5 माइनस साई 2, ओके डियर, हो गया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होगा, अब हमारा यहां से ये पार्ट देखो, ये क्या है, ये हमारा साई 2 प्लस साई 1, ये थीटा है ना, पता है ये थीटा तो है ही, दिस इज थीटा, थीटा प्लस 5 अपॉन, इस तरीके से ये वाला भी पार्ट थीटा माइनस 5, क्या डियर, थीटा माइनस 5, तो ये पार्ट यहां से हो गया, अपॉन सॉरी प्लस कॉस साई 2 प्लस 5 माइनस साई 1 हो जाएगा, वेरी गुड, प्लस कॉस, ये पार्ट पूरा लिख रहा हूं, कुछ और नहीं कर रहा हूं, साई 1 5 माइनस ये पार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहां से क्या हो जाएगा, ये हमारा है साई 2, इतनी चीजें आप लिख लो। फिर क्या करना है हमें, इतनी चीजें हम लिख ले रहे हैं, फिर क्या कर सकते हैं, देखो अब आपको कुछ चीजें कॉमन दिख रही हैं कहीं से, कुछ पार्ट आपको कॉमन कहीं से मिल रहा है क्या कि नहीं मिल रहा है। अगर कुछ कॉमन मिल रहा हो तो बताओ, नहीं मिल रहा है फिर भी बताओ, मिलेगा। यहाँ पे माइनस कॉमन लो, माइनस आप बाहर लो, अपने आप ही समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। या फिर एक काम करते हैं, इसी में हम माइनस कॉमन लेते हैं,
माइनस यहाँ कॉमन ले लो, फिर एक ब्रैकेट लगा दो, माइनस कॉमन लेंगे, छोड़ो नहीं तो प्रॉब्लम होगी। इसको नेक्स्ट लाइन में एक लिख ही लेते हैं, ठीक है डियर। कॉस ये थीटा प्लस पाई ब्रैकेट में प्लस कॉस साई 2 प्लस पाई माइनस साई 1 अपॉन कर दिया। अपॉन करने के बाद कॉस थीटा माइनस पाई, ओके वेरी गुड। इसके बाद प्लस लगा दो, यहां पे आप कॉस कर दो, कॉस करने के बाद इसमें आपको लेना है माइनस कॉमन, माइनस ले लेंगे बाहर, तो ये देखो आपका क्या आ जाएगा, यहां पे बाहर लोगे, फिर यहां पे आपको मिल जाएगा, ये साइड 2 कर दो आगे, साइड 2 फिर माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा पाई, फिर इसके बाद आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा साई 1। मिल गया क्या, वेरी गुड। ये पार्ट अगर मिल गया तो अच्छी बात है। अब देखो ये cos माइनस थीटा मीन्स cos थीटा ही हो जाएगा, और फिर यहां से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन लगेगा, पूरा कॉमन है ना, तो कॉमन पार्ट आ जाएगा, और कॉमन पार्ट है तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो पूरे इस वाले की, किस पे डिपेंड कर रहा है, इस वाले पोर्शन पे ही डिपेंड कर रहा है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू फॉर मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, फॉर मैक्सिमम वैल्यू कॉस साई 2 प्लस पाई माइनस साई 1, ये होगी 1, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो 1 मीन्स जीरो, तो यहां पुटअप कर दो आप, यहां पे पुटअप कर सकते हो आप इस चीज को यहां से डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा कॉस ये थीटा है, ओके प्लस पाई और ये वाला पार्ट प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस पाई और ये वाला पार्ट प्लस 1। तो इसको अंडरलाइन कर लो, रेक्टेंगल बना लो, ये आपका आ गया मैक्सिमम इफिशिएंसी इतनी, मैक्सिमम इफिशिएंसी कितनी आई डियर हमारी, मैक्सिमम इफिशिएंसी हमारी उतनी आ गई है। तो ये पोर्शन आपको समझ में आ ही गया होगा, आ तो गया ही ना, वेरी गुड। अब आइए इसको थोड़ा सा देख लो, मैं इसमें क्या बोलना चाह रहा हूं, जो मैक्सिमम आई है इस केस में आई तो ये 0 होगा, मीन्स cos 0 पे, अरे cos 0 पे होगा, तो साई 2 प्लस पाई माइनस साई 1 इक्वल टू 0। ये बात आपको समझ में आ गई क्या, तो आप यहां से तो कुछ चीजें कॉमन ले सकते हो ना, अगर इसको हम इधर कर दें या फिर साई 2 प्लस फाई कर दें इक्वल टू साई 1, ये चीजें होनी चाहिए, तब आपको क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। तो आपने देखा कि मैक्सिमम कितना आ गया एफिशिएंसी, इतना, और वैसे एफिशिएंसी कितनी आई हमारी, इतनी आई है। तो बड़ा ही इजी टॉपिक था, थोड़ा सा बस चीजें याद करने की यहाँ पे ज्यादा थी। तो इस तरीके से आज का हमारी ये क्लास फिनिश होती है यहाँ पे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक नई उमंग और नए जोश के साथ, सेम टाइम सेम प्लेस। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।